हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्यूजन क्लासेस। चलिए, तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? सबसे पहले तो ये एक बेसिक क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में जानने के लिए हम लोग लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बात किए थे डी ब्रॉगलीज थ्योरी, हाइपोथेसिस जिसको बोल रहे थे, है ना, जिसमें हम लोग बोल रहे थे कि हर मैटर के पास दो नेचर होता है, एक वेव और एक पार्टिकल। और इसी से लगा हुआ एक और चीज बोले थे, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली में, कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसके पास या माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज के पास वेव नेचर होता है और मैक्रो के पास पार्टिकल नेचर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा वाला नहीं होता है, पर प्रीडोमिनेंटली वो वाला होता है ना। तो हाइजेनबर्ग बोला कि अगर किसी के पास वेव नेचर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक फिक्स डिस्टेंस कैसे हो सकता है? डिस्टेंस तो वेव तो अलग अलग, वेव तो एक डेफिनेट पैटर्न में चलता है ऐसे ऐसे, तो डिस्टेंस तो हमेशा वेरी करेगा, और डिस्टेंस अगर वेरी करते रहेगा तो स्पीड कैसे या वेलोसिटी कैसे रहेगा? तो इसी चीज को हाइजेनबर्ग एक स्टेटमेंट के थ्रू दिया और वो बोला, it is not possible to measure simultaneously both the position and momentum or velocity of a microscopic particle with absolute accuracy। मतलब पोजीशन और वेलोसिटी को हम लोग एक्यूरेटली, पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेटली कभी भी साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर साइमल्टेनियसली मेजर करने जाएंगे तो वो उसमें एरर आएगा। आई बात समझ में? और वो मैथमेटिकली वो क्या बोला, डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। क्लियर? ये बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब ये कहां से आता है? इसके लिए थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स जो बेसिकली हाई लेवल मास्टर्स वगैरह में है उसमें थोड़ा रहेगा, अभी के लिए जरूरत नहीं है। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो मास तो चेंज होगा नहीं, मास जैसा है वैसा ही रहेगा, डेल्टा वी हो जाएगा। तो दो इक्वेशन तो यहीं से आ गए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के दो इक्वेशन तुमको यहां से मिल जाएंगे। अब एक और इक्वेशन है जो बेसिकली बुक्स में बहुत कम दिया हुआ रहता है, एक और इक्वेशन जिसको बुक्स में बहुत कम मिलता है। आई बात समझ में? वो है दिस। जैसा कि हम लोग को पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होता है। अगर हम इसको क्या किए, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिए, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, तो ऑब्वियस है ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई रहेगा। और हमको पता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज नोन एज क्या? फोर्स, है ना। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज नोन एज फोर्स। तो फोर्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, और वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम यहां से बोल सकते हैं डेल्टा ई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इसका मतलब हाइजेनबर्ग के मेरे पास तीन इक्वेशन हुए, क्या क्या? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और डेल्टा ई अप इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो तीन इक्वेशन मेरे पास आए। अगर हम तीनों का कंसीक्वेंस, अच्छा सबका यहाँ पे लिखा हो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, एनर्जी, टाइम, मास, प्लैंक्स कांस्टेंट, फोर्स, सारा वैल्यू वगैरह सारा यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इसी चीज को और थोड़ा सा आगे बढ़े और एक और हम लोग कंसीक्वेंस निकाल सकते हैं, क्या? इन तीनों इक्वेशन को देखें तो डेल्टा एक्स जो होगा इनवर्सली होगा डेल्टा पी का, डेल्टा एक्स इनवर्सली डेल्टा बी का, और डेल्टा ई इनवर्सली डेल्टा टी का। इसका मतलब क्या हुआ? भाई सर आप तो इनवर्सली है, इस मतलब क्या जानना है? ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। नहीं, वो वाला इनवर्सली नहीं है भाई, थोड़ा से अच्छे से समझना, वो वाला इनवर्सली नहीं है। चलो देखो, इसका मतलब है अगर हम डेल्टा एक्स को सर्टेन करते हैं, सर्टेन मतलब एक्यूरेटली मेजर करने का कोशिश करते हैं, एक को मैं बता रहा हूं बाकी भी वैसे ही, अगर हम डेल्टा एक्स को सर्टेन या एक्यूरेटली मेजर करने का कोशिश करेंगे तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम उतना ज्यादा इनएक्यूरेट होते जाएगा। इनवर्सली अब समझ में आ रहा होगा, एक को जितना एक्यूरेट करेंगे वो उतना, दूसरा उतना ज्यादा इनएक्यूरेट होगा।
क्लियर, सबको समझ में? उसी तरह डेल्टा एक्स, डेल्टा बी, डेल्टा ई, डेल्टा टी, इसी चीज को मैं यहां लिखा हूं, जरा ध्यान से देखना। इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज मेजर्ड एक्यूरेटली, देयर विल बी मोर एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम और वेलोसिटी। ठीक है, उतना ज्यादा एरर होगा मोमेंटम और वेलोसिटी को कैलकुलेट करना। Similarly, it is not possible to measure the precise energy of a system within a finite amount of time. मतलब एक डेफिनेट टाइम के अंदर किसी भी सिस्टम के एनर्जी को पता करना प्रिसाइजली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेल्टा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है। समझ में आ गई होगी मेरी बात सबको? तो यहां तक हम लोग देख लिए कि हाइजेनबर्ग का बेसिक जो इक्वेशंस था उससे क्या क्या हम निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे कि डी ब्रॉगली में हम लोग देखे थे कि एक मैक्रोस्कोपिक हो रहा था और एक माइक्रोस्कोपिक, यहां पे भी एज इट इज वही चीज होगा। एक मैक्रोस्कोपिक हमको देखना है किसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ज्यादा अच्छे से सूट कर रहा है। सबसे पहला केस लेते हैं, केस 1, जिसमें हम लोग लेंगे क्या, मैक्रोस्कोपिक स्पीसीज। मैक्रोस्कोपिक स्पीसीज कितना भी लेंगे, 10 टू द पावर -6 kg। अब बोलेगा सर 10 टू द पावर -6 का कोई वैल्यू है सर, यहाँ पे मिलीग्राम में तो वजन समझ ही नहीं आता, 10 टू द पावर -6 रहा। भाई केमिस्ट्री में 10 टू द पावर -6 -7 तक कैलकुलेटिव रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत हल्का एटम्स में बात होती है। तो जस्ट इसी फॉर्मूला में इसको पुट कर दिए। जैसे इसको पुट किए तो जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है, डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी पोजीशन, डेल्टा बी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है वो वैल्यू आ रहा है 10 टू द पावर -28। इसका मतलब है ये वैल्यू काफी 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 छोटा है। 10 टू द पावर -28 बहुत छोटा है, ठीक है, 10 टू द पावर -10 तक भी चलता है, चलेबुल है, पर 10 टू द पावर -28 बहुत छोटा है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिक स्पीसीज लेंगे तो उसका पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम को हम लोग एक साथ साइमल्टेनियस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? बस यही चीज हाइजेनबर्ग का सबसे लाजवाब चीज था कि the value of delta x delta v obtained is extremely small, that is negligible. ठीक है, therefore in case of milligram size or heavier object, the associated uncertainties, associated मतलब एक साथ मिला हुआ जो uncertainty है वो क्या है, are hardly of any real consequence, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है, अनसर्टेनिटी का कोई फायदा नहीं है। कब? मैक्रोस्कोपिक केस में। अब हम लोग सेकेंड केस देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक। लेट्स मूव। माइक्रोस्कोपिक के केस में क्या ले लिए, इलेक्ट्रॉन। पेटेंट माइक्रोस्कोपिक है, एकदम छोटा सा मस्त एकदम। तो उस केस में अगर 9.1 × 10⁻31 kg हम लोग लेंगे तो उस केस में वैल्यू कितना आ रहा है, 10 टू द पावर -4, और 10 टू द पावर -4 इज ए बड़ा अमाउंट। आई होप बड़ा मतलब समझ में आओगे, कैलकुलेटिव अमाउंट। ठीक है, इज ए कैलकुलेटिव अमाउंट, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज लेंगे तब ये जो अनसर्टेनिटी वैल्यू है ना वो ज्यादा होता है। ज्यादा होने का मतलब दोनों को एक साथ हम कभी भी एक साथ कंपेयर या पता नहीं कर सकते। अगर एक को पता करेंगे तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो वही चीज यहाँ पे लिखा, इज एप्रिशिएबल एंड कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, देयरफॉर इन केस ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स और माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटीज हैव रियल कंसीक्वेंस। इसमें क्या है, रियल कंसीक्वेंस है, हम लोग इसमें इग्नोर नहीं कर सकते। अब इस स्टेटमेंट का सबसे लाजवाब जो चीज है ना वो यहां से आता है, ध्यान से समझना। It therefore means that the precise statement of the position and momentum of electron, कौन वाला स्टेटमेंट जो बोर दिया था कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स है, रेडियस फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, एनर्जी फिक्स है, वही प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव टू बी रिप्लेस्ड। अब ये रिप्लेस होगा किससे, प्रिसाइज के जगह अब उसमें हम क्या वर्ड डालेंगे, प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि ना ही पोजीशन न्यूक्लियस से फिक्स हो गया और ना ही वेलोसिटी, दोनों जब फिक्स नहीं है तब वहां पे हम अब एक्यूरेट नहीं बता सकते। अब हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। कुछ इस तरह से हम लोग इस चीज को सोच सकते हैं। भाई देखो, मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, सॉरी ये मेरा सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है वेव के तौर पे। ठीक है, तो मेरा जो एरिया है जहां हम लोग, तो फिर वैल्यू तो प्रिसाइज हुआ नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी।
कि फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इस एरिया के अंदर, इस बैंड के, ब्लैक बैंड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा। अगर कोई पूछे कितना परसेंट चांस है, तो मैक्सिमम चांस है, दैट इज 95 to 97%। 100% नहीं होता कभी, वेव का कभी भी 100% नहीं होता है, ठीक है। लिख देता 100%, पर वो गलत है। मैक्सिमम परसेंट चांस है कि इसके बीच में मिल जाएगा हमको। चीज समझ में आया? यही टर्म को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्बिटल से कंपेयर करेंगे। ऑर्बिटल वर्ड आएगा इसी को, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। चीज समझ में आया? चलो तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आगे। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन एक पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता है? तो इसका सबसे कॉमन चीज जो है, इसका सबसे अच्छे से एग्जाम मतलब कि बताया कौन था, कौन बताया था? तो हाइजेनबर्ग। वो बोला कि भाई न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का एक ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ एटम के लिए 10⁻⁻15 मीटर है, 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। तो ये तो पोजीशन है ना, मान लो हम पोजीशन को सर्टेन कर लिए 10⁻15, जो कि पॉसिबल नहीं है पर हम लोग कर लिए, चलो मान लिए हम लोग पोजीशन को सर्टेन कर लिए 10⁻15, ठीक है, मीटर। अगर इसको करते हैं तो वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी कितना आता है, थोड़ा सा चेक करना। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, डेल्टा v इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m डेल्टा x, क्योंकि डेल्टा x हमको पता है, पोजीशन हमको बता दिए, कितना 10⁻15 मीटर होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 10⁻15 होगा, एक्चुअली कैलकुलेशन सही किए हैं बट यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट है, ठीक है। 10⁻15 कर लेना प्लीज, जो वीडियो देख रहे हो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको 10⁻15 करना। अगर 10⁻15 कर लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 5.79 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये जो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आया, ये तो लाइट के स्पीड से भी ज्यादा है। और अगर कोई स्पीसीज का स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा है, जो कि पहले पॉसिबल है ही नहीं, है ना, पॉसिबल है ही नहीं, और अगर वो पॉसिबल हो भी जाए तो कभी भी जिंदगी में वो अंदर तो नहीं आ सकता, क्योंकि न्यूक्लियस से चारों ओर घूमेगा, और उतना स्पीड से जब घूमेगा कोई चीज तो हमेशा कहां जाएगा, बाहर की ओर फेंकाएगा, कभी भी अंदर नहीं आ सकता है। उसी चीज को ध्यान रखना, द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी विल बी 100 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हिच इज इम्पॉसिबल, पहले भी बताया इम्पॉसिबल है। Thus, possibility of the electron to exist in the nucleus is zero. इसीलिए न्यूक्लियस में कभी भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया, आज हम लोग बात किए पूरा हाइजेनबर्ग पे डिटेल पे। एक लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड होगा डी ब्रॉगली हाइजेनबर्ग के न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सबको क्लियर हो गया। अगर ऐसा है तो प्लीज चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताइए, ताकि वो लोग भी क्लासेस को ज्वाइन करें, और प्लीज हम लोग का फैमिली भी बड़ा हो। थैंक यू।